हाय डियर। आज के वीडियो में हम 2D एंड 3D, ठीक है ना, 2D और 3D शेप्स के बारे में A to Z जानेंगे। और 2D और 3D शेप से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और 2D में कौन कौन से शेप्स आते हैं और 3D में कितने प्रकार के शेप्स आएंगे, इन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। क्योंकि 2D में भिन्न भिन्न प्रकार के शेप्स आएंगे और 3D में भी, ठीक है ना। तो हम 2D और 3D को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। और 2D के अंतर्गत जितने शेप्स आएंगे उनके बारे में भी A to Z समझेंगे। और 3D के अंतर्गत जितने भी शेप्स आएंगे, एक एक शेप्स के बारे में A to Z हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं 2D और 3D। तो 2D का मतलब होता है, क्या होता है 2D का मतलब होता है टू डायमेंशंस। टू डायमेंशनल का मतलब होता है ऐसे शेप्स जिसमें केवल टू डायमेंशन हो। टू डायमेंशन का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, राइट। जैसे ये सर्कल हो गया, ये ट्रायंगल, ये हमारा स्क्वायर, ये रेक्टेंगल और एक्सेट्रा। यानी कि इसमें और भी शेप्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे ट्राइपेजियम, पैरेललोग्राम, ऑल दीज शेप्स, ठीक है ना। तो ये जो शेप होगा इसमें दो ही चीज़ यूज होगा, एक लेंथ और ब्रेथ, इसलिए हम इसको 2D बोलते हैं। और 3 डायमेंशनल फिगर्स में क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना। जैसे स्फीयर हो गया तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट की इसमें यूज़ होगी। ये प्रिज्म हुआ, क्यूबाइड, क्यूब, एक्सेट्रा, ठीक। ये कोन। तो ये सारे शेप्स 3D के अंतर्गत आएंगे और ये सारे शेप्स 2D के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में, 2D फिगर्स के बारे में, ठीक है ना। और एक एक फिगर्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फिगर होगा वो स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2D फिगर्स। 2D फिगर्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। एक स्क्वायर का शेप्स बनाते हैं। ये एक स्क्वायर का शेप, ठीक। सपोज करते हैं कि ये एक स्क्वायर का शेप है, ठीक है ना। तो हम इसको स्क्वायर क्यों बोलेंगे, सबसे पहला तो यही हमारे मन में एक क्वेश्चन आ चाहिए, ये स्क्वायर क्यों हुआ। स्क्वायर के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। कोई भी शेप स्क्वायर कब हो सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। कंडीशन, पहला कंडीशन ये होगा कि ये एक शेप है, मेरा स्क्वायर का शेप है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना। ये जो पॉइंट ए है ये एक वर्टेक्स है, पॉइंट बी एक वर्टेक्स, पॉइंट सी एक वर्टेक्स एंड पॉइंट डी एक वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है जैसे ये पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट से कोई दो लाइनें निकलें, एक लाइन ये, एक लाइन ये। इस पॉइंट का अगर मैंने नाम ए दिया तो यहाँ से एक लाइन ये ए बी हो गया, यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ ए सी हो गया। तो एक पॉइंट से दो लाइनें, इसलिए इसको वर्टेक्स बोला गया। तो सिमिलरली इस शेप्स में ए बी सी डी 4 वर्टेक्स होंगे, ठीक है ना। अब पहला होना चाहिए कि ये शेप को हम कब स्क्वायर बोल पाएंगे। सबसे पहला कंडीशन ये कि इसकी सारी साइड इक्वल हो, ठीक ना। क्या हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हो। दूसरा कंडीशन सारी साइड्स इक्वल, तो सपोज करते हैं ये इसकी लेंथ स्मॉल ए, तो ये वाला भी स्मॉल ये होगा, ये वाला भी स्मॉल ए और ये वाला भी स्मॉल ए, ठीक है ना। अब साइड इस इक्वल हो गया तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो दूसरा कंडीशन कि इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो, ठीक है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक। पहला कंडीशन ये हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक। ये तो स्क्वायर में हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा, ये ए जो है ना, ए पॉइंट और यहाँ पे सी है, अगर हम ए टू सी ऐसे ज्वाइंट कर दें और बी टू डी ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, ठीक है ना, तो ये हमें ए सी और डी बी, ये क्या मिला, दूसरा ए सी, और जो ए और सी है और पी और डी है ये दोनों हैं डायगनल्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू बी डी और ब्रैकेट में लिखेंगे डायगनल।
डायगनल, तो इसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, राइट ना। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी क्यों होगा, क्योंकि इसमें दूसरा जो कंडीशन है वो डायगनल्स आर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल्स आर इक्वल। अब हमने तो सीख लिया कि स्क्वायर का शेप क्या होगा। अगर मुझे पता करना हो स्क्वायर का शेप है तो हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि उसके सारे साइड्स इक्वल हों, सारे एंगल्स इक्वल हों, या फिर उनके दोनों ये दोनों डायगनल्स इक्वल होने चाहिए, राइट। अब हमें 2D शेप्स यानी कि स्क्वायर शेप्स पे किस टाइप से क्वेश्चंस मिल सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर का शेप है इसमें सबसे पहला कि हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री। ठीक है ना, यानी कि सारे बाउंड्रीज को सम कर दिया जाए तो पेरीमीटर निकल जाता है। सपोज यहाँ पे कोई एक लड़का है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है ना। अब ये ऐसे यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसी बाउंड्री पे चल रहा है ये, फिर वहीं से वहाँ अपने आप जगह पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो इसने जितनी डिस्टेंस को कवर किया होगा वही इस शेप्स का पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए टू बी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए मिल के हो जाएगा क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो पहला क्या है, ए बी है, ठीक ना, ए बी, बी सी सी डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और सबकी वैल्यू स्मॉल ए ही है, ठीक ना। इसकी वैल्यू स्मॉल ए, यानी कि सारे साइड्स इक्वल हैं, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए और ये वाला भी स्मॉल ए। तो सारे मिलके कितने हो जाएंगे, 4a, ठीक ना। और 4 इंटू साइड टू साइड, या तो 4 इंटू साइड बोलें या 4a बोलें, क्योंकि हमने साइड को a माना था, ठीक ना। तो ये तो इसका पेरीमीटर निकल गया। अब इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया। अब एरिया क्या होता है ये हम पता करते हैं। पेरीमीटर तो हम समझ गए क्या होता है, किसी भी शेप्स का पेरीमीटर वही होता है, ठीक ना। एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है कि कितने स्पेस को कोई भी चीज़ें ऑक्यूपाई कर सकती है। कोई एक फिगर है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है ना, तो वही उसका एरिया होगा। ये हो जाएगा हाउ मच एरिया कवर बाय द फिगर, हाउ मच स्पेस कवर बाई anything that called its एरिया, ठीक है ना, वो उसका एरिया कहलाता है, ठीक है ना। हाउ मच स्पेस कवर बाय दैट फिगर दैट कॉल्ड इट्स एरिया, उसकी वो एरिया कहलाएगी, ठीक है ना। अब ये जो फिगर है इस फिगर की एरिया यानी कि इस फिगर के अंदर कितनी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स है, इस टाइप के कितने बॉक्स को इस शेप्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस बॉक्स की कुछ एक छोटी सी एरिया होगी, ठीक ना। तो इसके एरिया, और मान लेते हैं इसका एरिया 100 रहा होगा, बॉक्स की एरिया 1 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, जितने बॉक्स फिट होंगे उतने बॉक्स हम इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक ना। एरिया इसीलिए हम निकालते हैं कि हमें ये पता कर पाएँ कितने चीज़ को उस शेप्स के अंदर रख पाएँ, उस बाउंड्री के अंदर रख पाएँ जिस बाउंड्री की हमने एरिया फाइंड की है, ठीक ना। तो हम यहीं पे एरिया पेरीमीटर को समझ लेते हैं, और हर अब अगले शेप्स में हम इतना डीप जाके एरिया पेरीमीटर को नहीं समझेंगे, बल्कि हम उस पार्टिकुलर शेप्स के एरिया पेरीमीटर को केवल फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम एरिया क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं हमें कि हम उस जगह में किसी चीज़ को सेट करना हो तो हमें सबसे पहले वहाँ एरिया फाइंड करनी होती है, ठीक ना। तो एरिया होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ऐसे एरिया, लेकिन यहाँ लेंथ ब्रेथ क्या है, यहाँ तो सारी साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा मेरा एरिया। एरिया इक्वल्स टू क्या आया, साइड इंटू साइड आ गया, ये हो गया मेरा एरिया और पेरीमीटर। अब एक क्वेश्चन और भी है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये
ये वाला जो शेप है, ठीक ना, ये एक स्क्वायर का शेप है, ठीक ना। ये ए, ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए, हमने सपोज किया कि सारे साइड से तो इक्वल होते हैं, सबको ए मान लिया, ठीक ना। बी, सी और डी ये वर्टेक्स हो गए। अब मुझे ये पता करना है कि ये डायगोनल क्या होगा, AC की लेंथ क्या होगी। अगर हमें साइड पता हो तो AC कैसे निकालेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर का शेप होता है उसके ईच एंगल हैज़ 90 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC करके, एक ट्रायंगल है ना। कभी भी हमें एक ऐसा ट्रायंगल दिखे, इस टाइप का ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री हो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ यूज़ करते हैं। क्यों? अगर मुझे कोई भी दो साइड की लेंथ दी गई हो, तीसरा पता करना हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे एंड देन वी विल फाइंड, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे AC पता करना है। AC का मतलब ये हाइपोटेनस है, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है ना राइट एंगल, उसके सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, ठीक ना। ये हाइपोटेनस होगी, ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड और ये हो जाएगा हमारा बेस, नीचे वाला बेस होता है, ठीक। अब हमें पता करना है इस एल्टीट्यूड, सॉरी इस हाइपोटेनस AC की वैल्यू क्या होगी, यानी तभी तो हम डायगोनल डिफाइन कर पाएंगे क्या होता है डायगोनल, राइट। तो डायगोनल के लिए हम उस पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ए से एल्टीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे बेस कितना दिया गिवन है, बेस है A, तो A का स्क्वायर, क्योंकि ये बेस A है और एल्टीट्यूड भी A है। एल्टीट्यूड ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मेरा A का स्क्वायर और मेरा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर हो गया, ये वाला भी A स्क्वायर हुआ, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हुआ। A स्क्वायर मिलकर हो जाएगा ये 2A स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब हाइपोटेनस की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो ये वैल्यू पूरी अंडर रूट में आ जाएगा 2A स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो ये जो रूट है ये 2 पे हो जाएगा और A स्क्वायर 2 टाइम्स था तो इसका 1 हट जाएगा तो बचेगा केवल A। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो गया, √2A। और हाइपोटेनस को हमने क्या डिनोट किया, ये जो हाइपोटेनस है ये डायगोनल है, तो डायगोनल इक्वल टू हमें क्या मिला, डायगोनल इक्वल्स टू √2A। हमें एक फार्मूला मिल गया √2A और A क्या है, A इक्वल्स टू साइड, A इक्वल्स टू साइड, A को हमने साइड माना है, ठीक ना। अब हमें डायगोनल की वैल्यू पता चल गई, डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं ये हमें पता चल गया। अब डायगोनल के बाद हम पता करते हैं कि अगर इसी फिगर में अगर हमें डायगोनल गिवन हो और साइड पता करना हो, साइड क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे। यानी कि ये जो शेप है, एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ये स्क्वायर का शेप है, ठीक, ये वाला ये वाला स्मॉल ये वाला स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए बी और ये C और ये D, ठीक ना। अब इसमें हमें, सॉरी ये साइड हम नहीं मानते हैं अभी, हम डायगोनल मान लेते हैं। डायगोनल को मैंने मान लिया कि जेड, ठीक, डायगोनल को मैंने जेड मान, जेड। अब मुझे पता करना है साइड क्या होगा, ठीक, साइड क्या होगा, हमें साइड नहीं पता है, तो साइड कैसे फाइंड करेंगे। फिर देखते हैं, ये जो है मुझे ये पता है कि जो ये स्क्वायर होता है वो ईच एंगल हैज़ 90 डिग्री, राइट। तो फिर ये पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस यहाँ पे थ्योरम यूज़ होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी हैव टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम अगेन, ठीक। हमें अगेन वही यूज़ करना होगा। अब हमने इससे पहले क्या फाइंड कर रखा है, डायगोनल्स इक्वल टू √2A, ठीक ना। तो यहाँ AC इक्वल्स टू डायगोनल हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू √2A, ठीक। ये क्या, ये क्यों, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये मतलब हमें पता है, वी नो दैट AC इक्वल्स टू √2A, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड्स, ठीक है। हमें साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी होंगी, तो सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक ना। अब AC जो होगा, AC की गिवन क्या है, जेड है, AC इक्वल्स टू जेड है, तो AC की वैल्यू हमने जेड पुट कर दी और इक्वल्स टू इसके क्या है, √2। अब मैंने यहाँ बताया था ये A है ना, ये A इक्वल्स टू साइड, तो इसको हम मान लेते हैं साइड। अब हम यहाँ से पता करेंगे साइड क्या आएगा, साइड इक्वल्स टू, तो Z/√2, साइड इक्वल्स टू Z/√2, ठीक ना। और Z क्या था, तो Z था डायगोनल, डायगोनल बाई √2 इक्वल टू साइड हो जाएगा। और डायगोनल बाई √2 से हम साइड पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो स्क्वायर में इतने ही टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं।
अब नेक्स्ट फिगर के बारे में चर्चा करते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक ना, रेक्टेंगल्स के बारे में। दूसरा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का शेप ऐसे होगा, ये एक रेक्टेंगल का शेप, ठीक ना। यहाँ भी मैंने लिख दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक। ये 4 वर्टेक्स हो गए रेक्टेंगल में, ठीक। अब हम कैसे कहेंगे कि यही रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए कंडीशंस, पहला कंडीशंस होगा रेक्टेंगल का कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मान लेते हैं ये वाली जो साइड है ये स्मॉल एल, तो ये भी स्मॉल एल, ये वाली स्मॉल बी, तो ये वाली भी स्मॉल बी, ठीक ना। सबसे पहला कंडीशन होगा अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। पहला कंडीशन ये हो गया कि अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे। दूसरा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरा होगा ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा, राइट। और तीसरा यहाँ पे भी डायगोनल्स जो होगा ना, वो डायगोनल्स भी इक्वल होगा। ये डायगोनल्स जो होगा वो इक्वल होगा। 1 मिनट, ये डायगोनल्स यहाँ लिख देंगे। तीसरा डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक ना, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ नहीं बताए थे यहाँ पे, हाँ, ये जो है स्क्वायर है ना, स्क्वायर में एक और हमें बताना चाहिए था कि स्क्वायर जो है ये स्क्वायर का शेप है। मैं भी बता देते हैं क्या है, एक चीज़ रह गई थी बताना, ये स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर के ए बी सी डी ये 4 वर्टेक्स हो गए, और ए सी एक डायगोनल और डी भी दूसरा डायगोनल। अब ये जो दोनों डायगोनल है ना, ये कट करते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को। डायगोनल्स कट ईच अदर्स एट अ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ओ होगा, ठीक ना, ये पॉइंट ओ बीच वाली पॉइंट, और ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, यानी कि यहाँ से भी हम एक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये वाली दो साइड दी हो तो हम मतलब यहाँ से ये साइड पता कर सकते हैं, ठीक ना। अगर डायगोनल्स के लेंथ दिए गए हों, डायगोनल्स से तो हमने साइड पता कर लिया होगा, ठीक ना, और ये छोटे छोटे दिए गए हैं तब 20 से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 पे जाके कट करता है, ठीक ना। तो हाँ, तो यहाँ लिख देंगे डायगोनल्स कट ईच अदर एट अ 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और डायगोनल्स कट है ना ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री पे कट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये बच गया था, ये स्क्वायर में था, कहाँ पे है, तो ये स्क्वायर में है, स्क्वायर के लिए, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल्स के लिए। ये जो हमारा शेप है कैसा है, रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल, ठीक ना, हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। तो रेक्टेंगल का कंडीशन पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स डजंट कट ईच अदर एट अ 90 डिग्री, यानी कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर वही होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें देखिए एक एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही तो है, ये एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2l प्लस 2b। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो l प्लस बी। तो पेरीमीटर क्या है, 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस बी, या फिर ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसका एरिया होगा 2 सॉरी l इंटू बी, इसका एरिया होता है l इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक ना। अब इसका डायगोनल क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये वाला यल स्मॉल यल, ये वाला स्मॉल यल, ये वाला स्मॉल बी, ये वाला स्मॉल बी, राइट। 1 मिनट, हाँ। अब इसका मुझे एरिया जो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे इसका डायगोनल निकालना हो, ये ए सी क्या होगा और ये डी भी क्या होगा, ठीक ना। कंडीशन पहला, अगर मुझे पता करना हो कि ए सी पता करना हो, ए सी मीन्स डायगोनल, ठीक ना।
डायगोनल को अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, राइट। तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो हमें ये पता है कि ये वाला 90 डिग्री का होगा, ठीक ना, ये 90 डिग्री का होगा। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज़ करेंगे। तो ए सी हाइपोटेनस की साइड हो जाएगी, लिखेंगे ए सी स्क्वायर, ए सी मीन्स डायगोनल, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी बेस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी बी का स्क्वायर, सी बी एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो ए बी का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, राइट ना। फिर लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऐसे लग जाएगा, ठीक ना, स्मॉल एल का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर। ये था हमारा रेक्टेंगल का डायगोनल्स का फार्मूला, ठीक ना। और डायगोनल्स इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये तो डायगोनल्स हो गया रेक्टेंगल का। अब हमें डायगोनल गिवन हो और साइड पता करना हो तो कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है ना। हमें अगर डायगोनल गिवन हो और साइड पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे डायगोनल गिवन हो और साइड पता करना हो तो इसके लिए एक साइड कोई ना कोई हमें और भी होनी चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल, एक इसको समझते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक ना, ए बी सी डी रेक्टेंगल। ये इसका डायगोनल दिया गया, डायगोनल मानते हैं 4 दिया गया, ठीक ना। और मुझे इसकी एक साइड ब्रेथ दी गई है 3, तो मुझे पता है लेंथ कितनी होगी, ठीक ना। तब तो हम पता कर पाएंगे कि डायगोनल के साथ साथ मुझे एक साइड भी दिया हो, तभी हम पता कर पाएंगे। और स्क्वायर में हमें डायगोनल दिया हो, डायरेक्ट साइड कैसे पता कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो इसमें कोई भी 2 चीज़ गिवन होनी चाहिए। तो ये मुझे गिवन है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई 2 चीज़ें गिवन होनी चाहिए, है ना। तो ये 3 ये 5, अगर मुझे ये पता करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ये वाला हो जाएगा 4, ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो ये वाली मुझे 4 आ जाएगी। तो ऐसे पता कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर डायगोनल साइड की तरफ आना हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज़ कर ले जाएंगे, हो जाएगा, ठीक। ये था रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस था, तो यही एक डिफरेंस था कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें रेक्टेंगल में होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में स्क्वायर के बोथ डायगोनल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट इन रेक्टेंगल बोथ डायगोनल्स डजंट कट ईच अदर एट 90 डिग्री। यही दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था, ठीक है ना। अब एक शेप्स के बारे में और चर्चा करते हैं। तीसरा, ये एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक ना, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का शेप कैसे होता है इसके बारे में सबसे पहले ध्यान देते हैं। पैरेललोग्राम का शेप एकदम रेक्टेंगल का ही जैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। तो ये एक पैरेललोग्राम का शेप होगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक ना, एक पैरेललोग्राम का शेप होगा। अब पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में कैसे हम पता करेंगे कि शेप पैरेललोग्राम का हो, तो इसका कंडीशन, पहला कंडीशन इसमें फर्स्ट जो होगा कंडीशंस, तो इसमें पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड से इक्वल हो, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। और इसके जो होते हैं ये 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, ठीक ना, इसके अपोजिट साइड साइड इक्वल होंगे। और हम कैसे बता पाएंगे कि ये हमारा ये जो शेप्स है ये पैरेललोग्राम का ही है, ठीक ना। तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और और हो जाएंगे इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक ना। अपोजिट एंगल्स कौन सा होगा, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, राइट। इसके दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ए टू सी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, डी टू बी आपस में कभी इक्वल नहीं होगा, राइट, ठीक है ना। तो इसके कभी भी डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और इसके हमेशा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा, ये मान लेते हैं स्मॉल एल, तो ये वाला भी स्मॉल एल होगा, ये वाला स्मॉल बी, तो ये वाला भी स्मॉल बी होगा, सेम एज रेक्टेंगल 2 इन अ ब्रैकेट एल प्लस बी, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया होता है
एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीपल कर देंगे, सॉरी लेंथ इंटू एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है। अब एल्टीट्यूड इसमें क्या आया, क्योंकि ये पहले रेक्टेंगल रहा होगा, रेक्टेंगल से थोड़ा सा अगर हम रेक्टेंगल और बढ़िया से इसमें ध्यान देते हैं, ये फिगर है ना, अगर हम एक ऐसे एल्टीट्यूड से ड्रॉ करें, ठीक है ना, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एक एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो मुझे बीच में एक रेक्टेंगल मिल गया, है ना, एक रेक्टेंगल। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की ये पूरी फिगर और यहाँ से यहाँ तक का पूरा फिगर देखें तो दोनों फिगर एक दूसरे में इक्वल ही है ना। और एक कंडीशन होता है कि जब दो पैरेलल लाइन हो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइंस के दो पैरेलल लाइन हो और पैरेलल लाइन के साथ साथ उनके और दोनों जो शेप्स हों एक दूसरे पे लाई करें, मतलब इधर उधर ना हो, दोनों का बेस सेम हो, है ना। तो दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन पे हैं, तो ये फिगर यहाँ से और ये वाला फिगर, दोनों फिगर एक दूसरे का इक्वल होगा, इनके दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो उसी से हम कह सकते हैं कि इसमें जो लगा होगा रेक्टेंगल का जो हम एरियल मानेंगे, ये बेस, ठीक ना, पूरा बेस, ये पूरी हाइट, इससे मुझे मिल जाएगा क्या चीज़, मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो एल इंटू मतलब लेंथ इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है ना, हाइट, उससे हम पता कर ले जाएंगे इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए दो तरीके से का एरिया होगा, ये ए बेस हो जाएगा, ये वाली साइड एक बेस होगी, हो सकती है ना बेस ये, और यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ, एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे होगा। जैसे पैरेललोग्राम के लिए एक ये पैरेललोग्राम हो गया मान लेते हैं, ठीक ना। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो एक ऐसे हाइट आ जाएगी एच, ये वाला एल, तो इसे पता कर लेंगे एच इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ, या फिर लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या कि ऐसे शेप ऐसे बना है, ये यही शेप है, पैरेललोग्राम का शेप यही है, ठीक ना। अब की बार हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये थोड़ा सा और सही बनाते हैं इसको, थोड़ा सही नहीं बना, 1 मिनट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तिरछा होगा। अब मुझे अगर ऐसे डिनोट करना तो ऐसे एक हाइट यहाँ पे जाके इसमें मिलेगा, ठीक है ना, ये एक हाइट होगी, या फिर यहाँ से करेंगे तो ऐसे एक हाइट होगी, यहाँ पे एक हाइट होगा, ठीक ना, H1 होगा मान लेते हैं, H1 होगा ये, और ये हो जाएगी इसकी बेस हो जाएगी। फिर बार इसको हमें इस तरीके से दिखना, तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये बेस होगा, ठीक ना, ये बेस होगा, बेस का जो भी साइड दिया हो ये एक हाइट होगी, ठीक ना। तो बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया निकल आएगा, बेस इंटू हाइट से, और इस फिगर की भी एरिया बेस इंटू हाइट से। तो मान लेते हैं इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, ये वाला भी एक हाइट हो सकता है, तो अगर ये H1 है तो ये वाली H2 होगी, L है तो ये B होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, H1 इंटू L इक्वल्स टू H2 इंटू B, ठीक है, ये फार्मूला होता है एक, दोनों तरफ से सेम आएगा एरिया, ठीक, एरिया दोनों तरफ से सेम आएगा। तो एक पैरेललोग्राम पे इतने टाइम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। अब एक फिगर बच गया रोम्बस, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस एकदम स्क्वायर के जैसा होता है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम जो है ये रेक्टेंगल के जैसा था, तो रोम्बस एकदम स्क्वायर के जैसा होता है, ठीक ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 4 वर्टेक्स हो गए। अब कैसे कहेंगे कि ये फिगर एक रोम्बस है, तो कंडीशन पहला कंडीशन ये होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक ना। अगर सपोज ये बी सी ए है तो डी सी भी ए होगा और डी ए भी ए होगा और ए बी भी ए होगा, सारे साइड्स इक्वल होंगे। और दूसरा ये कि इसके ईच एंगल्स डजेंट 90 डिग्री, है ना, डजेंट इक्वल, यानी कि इसके सारे एंगल्स इक्वल कभी भी नहीं होंगे, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन कि इसमें जो इसका जो डायगोनल होगा वो भी इक्वल नहीं होगा, है ना, लेकिन ये हो जाएगा इसमें कि जो इसके डायगोनल्स होंगे ना वो एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे, यानी कि ये 90 पे कट करेगा, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक ना, ये 90 पे कट करेगा और इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे, है ना।
दूसरा लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा डायगनल्स है ना बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक ना। 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब इसका अगर हमसे ये पेरीमीटर निकालना हो तो स्क्वायर वाला ही हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड इसकी भी इक्वल हो। लेकिन एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या होगा, एरिया के लिए यहाँ पे होगा हमारा 1/2 D1 इंटू D2 होगा। अब 1/2 डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल 2, ये कैसे हुआ, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये वाला मान लेते हैं, ये वाला O है, ठीक ना, O पे 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो एक ट्रायंगल होगा यहाँ पे DOC, ठीक। एक ट्रायंगल होगा DOA, एक ट्रायंगल होगा AOB, एक ट्रायंगल होगा BOC, यानी कि 4 ट्रायंगल होंगे और चारों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक ना, क्योंकि ये सारा 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, और सारे साइड्स आप इक्वल हैं, ठीक ना। तो इससे प्रूव कर सकते हैं ये डायगोनल D1 इंटू D2 कैसे होगा। तो पहले ट्रायंगल का, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो वो होता है 1/2, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, राइट ना, बेस इंटू हाइट होती है। तो अगर इसकी हाइट हम निकालेंगे ना तो ये डायगोनल का हाफ होगा, यानी कि D/2 होगा। अगर इस वाले डायगोनल को हम मानते हैं D1 और बड़े वाले डायगोनल को मानते हैं D2, ठीक ना, तो ये हो जाएगा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल DOC में, ठीक ना, तो DOC में बात करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और DOC में ना तो इसका जो बेस होगा वो हो जाएगा, यहाँ से ये बाइसेक्ट कर रही है ना ये दोनों डायगोनल्स आपस में, तो अगर पूरा D2 है तो ये हो जाएगा D2/2, ठीक ना, तो D2/2, और हो जाएगा हाइट इसका क्या होगा, ये हो जाएगा D1/2, D1/2। ये पहले ट्रायंगल का होगा, ठीक ना। ऐसे चारों ट्रायंगल का होगा, मिला के ऐसे चारों ट्रायंगल का होगा। तो एक ट्रायंगल का इतना आया और सारे ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे, सारे ट्रायंगल्स से 4 से मल्टीपल कर देंगे, चारों का इतना होगा। तो ये तो मेरा एक ट्रायंगल का है, दूसरे ट्रायंगल का भी, तीसरे ट्रायंगल का भी, चौथे ट्रायंगल का भी यही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 सब में होगा तो 1/2 काउंट कर लेंगे, और ये D2/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम 4 से ऐसे मल्टीपल ही कर लेते हैं एक बार में, तो ये 4 से ये कट जाएगा, ये 4 1 जा, ये 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1/2 D1 इंटू D2। तो इसी से प्रूव्ड हो गया कि इसका जो एरिया निकालेंगे 1/2 D1 इंटू D2 से निकाल लेंगे। और इसका एक एरिया और तरीके से होता है, मान लेते हैं डायगोनल्स ना दिया गया हो तो मुझे ये बेस पता है, ठीक ना, और ऐसे एक हाइट मुझे ज़रूरत होगी हाइट की, तो बेस इंटू हाइट। तो दूसरा एक और होता है तरीका, बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, इससे पता कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही शेप्स के बारे में, अगले वीडियो में और भी शेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।